नमस्ते, मैं आरती न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम जानेंगे कार्बनिक एनहाइड्रेंस के बारे में। पिछली वीडियो में हमने गॉल ब्लैडर के बारे में जाना था, तो अब आगे हम जानेंगे कार्बनिक एनहाइड्रेंस। इसके बारे में स्लाइवा में लिखा जा चुका है, जो हमने स्लाइवा के बारे में पढ़ा था। यह आरबीसी जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसमें होता है। यह एक एंजाइम है जो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को कार्बनिक एसिड में बदलने के लिए उकसाता है और कार्बनिक एसिड को तोड़कर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में बदल देता है। इसके कार्य का हम आगे पढ़ेंगे विस्तार में बाद में। अब हम जानेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड में सर्कुलेशन कैसे होता है। गाइटेन 10th एडिशन पेज नंबर 470 उसके अनुसार क्या देखिए, आरए के रोगियों को न्यू स्टार मॉडिफाइड फार्मूला, जो हमारा न्यूरोथेरेपी का फार्मूला होता है, न्यू स्टार मॉडिफाइड फार्मूला देने से ऑल जॉइंट्स घिसाई, हम सारे जॉइंट्स पे रबिंग करते हैं, घिसाई करते हैं हाथों से अपने, तो हल्के हल्के घिसाई करने से तुरंत ही दर्दों में राहत मिलती है कि उन्हें लगता है कि ये मतलब जादू सा हो गया, उनके सारे दर्द एकदम से कम हो जाते हैं। लेकिन यह अचानक या तुक्के से बनाया गया ट्रीटमेंट नहीं है। इसके लिए गुरुजी ने लाजपत राय महाराज जी ने काफ़ी प्रैक्टिस किया, अभ्यास किया है। इधर उस राज के पीछे वैज्ञानिक तथ्य क्या है ये हम अब जानेंगे। जो साइंटिफिक रीज़न है वो क्या है, जो हम रबिंग करते ही हमारा जॉइंट्स पेन निकल जाते हैं, रोगी के जॉइंट्स पेन कम हो जाते हैं। तो शरीर में ब्लड द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक पहुंचाने में इतनी तकलीफ नहीं जितनी कि ऑक्सीजन को लंग्स से शरीर के सेल तक पहुंचाने में है। किसी असाधारण हालत में भी आरबीसी में ये क्षमता है कि वे ऑक्सीजन की तुलना में ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को ले जा सकती है। अब नॉर्मल स्थिति में भी, हालत में भी, जो हमारी रेड ब्लड सेल्स हैं, आरबीसी हैं, उसमें ये कैपेसिटी होती है कि वे ऑक्सीजन की कंपैरिजन में ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड जो ज़्यादा तेज़ी से सेल्स में ले जा सकती है। पर ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकतम मात्रा कितनी होगी, यह शरीर की फ्लूइड को एसिड बेस बैलेंस पर निर्भर करता है, एसिड एल्कलाइन बैलेंस पर निर्भर करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में कितनी होगी। नॉर्मल व्यक्ति में आराम करते समय प्रति 100 ml में ब्लड में एवरेज यानी औसतन 4 मिलीलीटर कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड द्वारा टिश्यू के लंग्स में ले जाई जाती है। यह कार्बन डाइऑक्साइड निम्न रूपों में ले जाई जाती है। किस रूप में ले जाई जाती है? घुली अवस्था में। पहला, घुली अवस्था में बाइकार्बोनेट आयंस के द्वारा, बाइकार्बोनेट आयंस के रूप में, और तीसरा हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बमिनो हीमोग्लोबिन के रूप में, कार्बमिनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। फिर आता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू की सेल से जब निकलती है, टिश्यू की सेल से जब कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है तो घुली हुई रूप में निकलती है, यानी कि वो किसी चीज़ में घुली रहेगी, यानी ब्लड में, ब्लड के फ्लूइड्स में घुली रहेगी, ना कि बाइकार्बोनेट के रूप में, क्योंकि बाइकार्बोनेट आयन सेल्स मेम्ब्रेन से नहीं निकल सकती। बाइकार्बोनेट जो आयन्स हैं वो सेल्स में ही रहते हैं, उससे बाहर नहीं निकल सकती ऐसी अवस्था में। कैपिलरीज में पहुंचने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड तुरंत कई प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है और प्रोसेस को बढ़ावा देती है, जिससे कि वो जल्दी से जल्दी आरबीसी के सेल्स में चली जाए। पर ब्लड में घुली हुई अवस्था में बहुत कम % कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में जाती है, हमारे फेफड़ों में जाती है। प्रति 100 ml ब्लड में 0.3 ml जो कि ब्लड द्वारा टोटल यानी कुल ट्रांसपोर्ट किए गए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का केवल 7% मात्र है। सिर्फ
जो टोटल ब्लड द्वारा टोटल जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट कर रही है, कुल वहन किए गए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का केवल 7% मात्र है जो हमारी लंग्स में पहुंच पाती है। इसका क्या है आगे एक्सप्लेनेशन कि कार्बन डाइऑक्साइड जो वेन्स यानी शिराओं के ब्लड की फ्लूइड में घुली हुई होती है, जो हमारी वेन्स होती हैं उसमें ब्लड की फ्लूइड में घुली हुई होती हैं, उसकी मात्रा प्रति 100 ml ब्लड में 2.7 ml है, जिसके कारण वीनस ब्लड यानी कि जो वेन्स में ब्लड होता है उसे वीनस ब्लड बोलते हैं। तो PCO यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रेशर 45 mmHg है, लेकिन आर्टरीज यानी धमनियों में जो आर्टरीज में ब्लड होता है उसे आर्टेरियल ब्लड कहते हैं। धमनी वाला ब्लड शुद्ध ब्लड होता है उसमें, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो उस ब्लड में प्रति 100 ml ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 2.4 ml है। सो उसका प्रेशर होता है 40 mmHg, यानी कुछ कम होता है। तो इसमें जो फ़र्क या डिफरेंस 0.3 ml है। कार्बनिक एनहाइड्रेस का काम क्या है, ठीक है, ये कार्बनिक एनहाइड्रेस कार्बन डाइऑक्साइड पानी में मिलने पर कार्बनिक एसिड बनेगा, जिससे लेकिन ब्लड के प्लाज्मा में इस कार्य के लिए नॉर्मली कई सेकंड से लेकर कुछ मिनट तक लगते हैं। आरबीसी यानी ब्लड के अंदर के कार्बनिक एनहाइड्रेस नामक एक प्रोटीन एंजाइम होती है, जिसका काम होता है कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बनिक एसिड में बदलने की प्रोसेस को बहुत अत्यंत तेज़ी से कर देना। कार्बनिक एनहाइड्रेस के कारण ही यह कार्य प्लाज्मा से 5000 गुना जल्दी, यानी कि करीब 1 सेकंड के 100वें भाग या उससे भी कम समय में हो जाता है। तो नतीजा यह है कि जो ब्लड टिश्यू के कैपिलरीज को छोड़ने से पहले ही आरबीसी के अंदर के पानी के साथ प्रचुर मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन हो चुकी होती है। कार्बनिक एसिड का बदलाव अगला, इसी प्रकार से आरबीसी या ब्लड के सेल्स के अंदर जो कार्बनिक एसिड है वह 1 सेकंड के 100वें हिस्से या कम से कम या उससे कम समय के अंदर हाइड्रोजन आयंस और तथा बाइकार्बोनेट आयंस में बदल जाता है। तुरंत ही 2 कार्य होने लगते हैं इससे। पहला काम क्या होता है, यह तकरीबन सारे का सारा हाइड्रोजन आयंस आरबीसी के अंदर की हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाते हैं। आरबीसी के अंदर की जो हीमोग्लोबिन होती है उसके साथ मिल जाते हैं, क्योंकि हीमोग्लोबिन का प्रोटीन बहुत ही शक्तिशाली एसिड बेस बफर है। हीमोग्लोबिन का जो प्रोटीन होता है बहुत ही पावरफुल एसिड एल्कलाइन बफर है। अगर ऐसा ना होता तो हाइड्रोजन आयंस की जमावट होती और ब्लड बहुत ही एसिड युक्त हो जाता। इसलिए यह व्यवस्था है हमारी बॉडी में। दूसरी तरफ बाइकार्बोनेट आयंस आरबीसी के बाहर निकलकर प्लाज्मा में चले जाते हैं और उनकी खाली जगह में प्लाज्मा से क्लोराइड आयंस के अंदर घुस जाते हैं या भर जाते हैं। यह ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि आरबीसी के सेल्स की जो बाहरी झिल्ली है, आरबीसी सेल्स की जो बाहर की लेयर होती है, एक विशेष बाइकार्बोनेट क्लोराइड कैरियर नामक प्रोटीन, बाइकार्बोनेट क्लोराइड कैरियर प्रोटीन रहता है, जिसका काम है कि बाइकार्बोनेट आयन और एवं क्लोराइड आयंस को अत्यंत तेज़ी से
बहुत ही तेज़ी से विपरीत दिशाओं में जाने देना, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में जाने देना, एक ही डायरेक्शन में नहीं, अपोजिट दिशाओं में। यही कारण है कि आर्टरियल ब्लड के सेल्स की तुलना में वीनस ब्लड यानी कि वेन्स के ब्लड के सेल्स में क्लोराइड आयंस अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, आर्टरियल ब्लड के सेल्स की तुलना में जो हमारा वेन्स में ब्लड होता है, जो हमारी शिराओं में ब्लड होता है, उसके सेल्स में क्लोराइड आयंस ज़्यादा पाए जाते हैं, धमनी के ब्लड में इतना नहीं, कम पाए जाते हैं। इस कार्यप्रणाली को क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं। शिफ्ट यानी जगह बदलना। ब्लड द्वारा टिश्यू से लंग्स में जितना कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचती है, ब्लड द्वारा टिश्यू से लंग्स में जितनी कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचती है उसमें करीब 70% इसी कारण पहुंच पाती है, क्योंकि आरबीसी के अंदर कार्बनिक एनहाइड्रेट रहने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर पानी के साथ तेज़ी से जुड़ पाती है। आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स के पानी के साथ जुड़ने के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के हीमोग्लोबिन के अमाइन की रेडिकल्स के साथ मिलकर कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन CO2HGB कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन कंपाउंड बन जाता है। इस नाम का कंपाउंड बन जाता है। करीब 20% कार्बन डाइऑक्साइड इसी प्रकार से लंग्स में पहुंचती है, पहुंच जाती है। ब्लड में अन्य प्लाज्मा प्रोटीन्स भी होती हैं, उनके साथ भी कार्बन डाइऑक्साइड इसी प्रकार से जुड़कर लंग्स में पहुंच जाती है, पर यह अल्प मात्रा में ही है, यानी कि बहुत कम मात्रा में है, क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन की संख्या हीमोग्लोबिन की तुलना में 1/4 भाग ही है, यानी कि बहुत कम है। फिर लंग्स में जाकर कार्बनिक एसिड और कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है और श्वास द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। हम इस प्रक्रिया में शेष रहे हीमोग्लोबिन और पानी, क्या बचा उसमें? फिर हीमोग्लोबिन और पानी बचता है। हीमोग्लोबिन लंग्स से ऑक्सीजन को ले जाने के लिए उपयोग होता है। हीमोग्लोबिन लंग्स से ऑक्सीजन को हर सेल तक पहुंचाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। पानी में कुछ अंश सांस द्वारा निकल जाता है और कुछ भाग ब्लड में ही रह जाता है। इस प्रकार यह चक्र चलता रहता है। जब हम अपनी न्यू स्टार मॉडिफाइड फार्मूला न्यूरोथेरेपी का न्यू स्टार मॉडिफाइड फार्मूला देते हैं तो उपचार के बाद ऑल जॉइंट्स घिसाई, सारे जॉइंट्स में घिसाई करते हैं अपने हाथों से हल्का, तो उससे जोड़ों के बीच में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ब्लड के अंदर होकर लंग्स तक पहुंचती है और वहाँ 16 श्वास के अंदर, यानी कि 16 बार सांस लेने से 90% कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। ठीक है, अगर हम सांस लेते हैं यानी कि नाक से लेके मुंह खोल के छोड़ेंगे तो इसलिए रोगी को तुरंत ही आराम मिल जाता है, क्योंकि उसकी कार्बन डाइऑक्साइड 90% बाहर निकल जाती है 16 बार सांस लेने से नाक के द्वारा। कार्बोहाइड्रेट्स उन कंपाउंड को कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? उन कंपाउंड्स को कहते हैं जिनमें CH एवं O का मिश्रण है। C यानी कार्बन, H हाइड्रोजन और O ऑक्सीजन, इसका मिश्रण है। ये कई प्रकार के होते हैं। इनका नाम आम फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6, जिसे CH2O ब्रैकेट में पूरा मतलब ब्रैकेट के बाहर 6 यानी पूरे के 6 होते हैं, फिर भी लिख सकते हैं। यानी दूसरे शब्दों में कहें तो H2O यानी पानी के तत्वों के साथ कार्बन मिलने से कार्बोहाइड्रेट बन जाते हैं। ध्यान रहे कि कार्बोहाइड्रेट्स को ऑक्सीडाइज किया जाए तो इसमें एनर्जी
प्लस कार्बन डाइऑक्साइड पानी, एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड पानी। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलकर कार्बनिक एसिड बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलकर कार्बनिक एसिड बनाते हैं। कार्बनिक एसिड को ऑक्सीडाइज किया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी हो जाता है, कन्वर्ट हो जाएंगे इसमें। कार्बोहाइड्रेट को ऑक्सीडाइज करना, सेल्स में ये कार्य माइटोकॉन्ड्रिया करता है। इससे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी बनेगा, साथ ही 4.1 कैलोरी एनर्जी बनेगी, जिससे सेल्स के कार्यों को करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड द्वारा लंग्स के बाहर निकाल दी जाती है और पानी ब्लड में मिल जाता है। प्रोटीन उन कंपाउंड्स को कहते हैं जिनमें CHO कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा N यानी नाइट्रोजन का भी मिश्रण होता है, कॉम्बिनेशन होता है। या यूँ कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के तत्वों के साथ नाइट्रोजन मिलाने से कार्बोहाइड्रेट के तत्वों के साथ नाइट्रोजन मिलाने से प्रोटीन में बदल जाएंगे। खाने से जो प्रोटीन मिलते हैं, अगर उन को ऑक्सीडाइज किया जाए तो उनमें से एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी प्लस यूरिया, मतलब नाइट्रोजन को यूरिया में बदल दिया जाता है। और यह कार्य लीवर बहुत आसानी से कर लेता है और इसमें एनर्जी 4.35 कैलोरीज मिलेगी या बनेगी। अब हम जानेंगे कुछ केमिकल्स के बारे में। अमाइड क्या होता है? जिस कंपाउंड में CONH2 है, इसे अमाइड कहते हैं। अमाइन क्या होता है? नाइट्रोजन से बना एक कंपाउंड जो अमोनिया के तोड़ने से बनता है। कार्बनिक, कार्बन से संबंधित। कार्बोक्सिलिक क्या होता है? जिस एसिड में COOH है। डीअमाइडेज क्या होता है? वह एंजाइम जो अमाइड्स को तोड़ता है या जिसमें निम्न दो वस्तुएं बनेंगी, कार्बोक्सिलिक एसिड और अमोनिया। डीअमाइनेज क्या होता है? उस एंजाइम को कहते हैं जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से अमीनो ग्रुप की प्रक्रिया द्वारा निकाल दे। डीअमाइन क्या होता है? जिस कंपाउंड में दो NH2 ग्रुप हैं। हाइड्रेजाइन क्या होता है? H2N2 नामक रंगहीन वायु जो पानी में घुलनशील है। दूसरा, या उस गैस से बना कोई कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोजन और कार्बन से बनी कंपाउंड को कहते हैं। हाइड्रोजन और कार्बन से बनी कंपाउंड को क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोक्साइड क्या होता है? जिस कंपाउंड में OH ग्रुप हो, जैसे कि NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्सिल क्या होता है? OH ग्रुप, जिसे एल्कली या बेस भी कहते हैं। यह मेटल या अन्य उचित आयन्स के साथ मिलकर हाइड्रोक्साइड बनाता है। हाइड्रोक्सिलेज क्या होता है? जो एंजाइम किसी सब्सटेंस के अंदर हाइड्रोजन घुसने की प्रक्रिया को बढ़ाता है। फिर आता है मोनोवैलेंट क्या होता है? एक अकेला हाइड्रोजन एटम के जुड़ने की शक्ति रखने वाला। सबस्ट्रेट क्या होता है? जिस वस्तु पर एंजाइम कार्य करती है, जिस चीज़ पर एंजाइम कार्य करती है उसे सबस्ट्रेट कहते हैं। ठीक है। तो हमने आज इसके बारे में जाना। अगली बार मिलेंगे हम अगले टॉपिक के साथ। नमस्ते।